हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। या इस वीडियो में हम देखेंगे कि ग्राफिक जो सा साइंटिस्ट था जिसने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट को उसने नाम दिया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। और इसने इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से देखा था कि जो सा जेनेटिक मटेरियल है हमारे पास बैक्टीरिया में या दूसरे ऑर्गेनिजम्स में वो हमारे पास होता है डीएनए, ना कि प्रोटीन। क्योंकि 1928 से पहले, जब तक कि इसका एक्सपेरिमेंट नहीं आया हुआ था, उससे पहले साइंटिस्ट में ये डिबेट चल रही थी कि हमारे पास जेनेटिक मटेरियल कौन है, या डीएनए है या प्रोटीन। इस पर बहुत से एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए साइंटिस्ट की तरफ से, लेकिन जो उनसे मेन हमारे पास और इम्पॉर्टेंट जो उनसे एक्सपेरिमेंट्स हैं उन पर हम बात करेंगे। और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जो उनसा एक्सपेरिमेंट था, प्रिंसिपल था, जिसको हम याद इस नाम से जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जो कि ग्रिफिथ एक साइंटिस्ट था उसने दिया था, उसको देखेंगे। और इसने इस एक्सपेरिमेंट के जरिए से ये अज्यूम किया था, ये कंक्लूजन निकाली थी आखिर में कि हमारे पास जेनेटिक मटेरियल जो सा है वो हमारे पास डीएनए है, ना कि प्रोटीन। तो ये हमारे पास एक साइंटिस्ट था। अगर मैं आपको इसका फुल नेम बताऊं तो हमारे पास साइंटिस्ट का फुल नेम है फ्रेडरिक ग्रिफिथ। ये हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले वर्कआउट किया ट्रांसफॉर्मेशन के प्रिंसिपल पर। उसने एक्सपेरिमेंट किया और जिस एक्सपेरिमेंट के लिए उसने जो कि बैक्टीरिया यूज़ किया था वो उसका नाम है हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया है जो कि नमूनिया को काज करता है, यानी नमूनिया को काज करने का जो सा बैक्टीरिया है वो हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया होता है। और अगर इस बैक्टीरिया के नाम पर गौर करें तो ये बैक्टीरिया हमारे पास दो लफ्ज़ से मिलकर बना हुआ है, एक स्ट्रेप्टो और दूसरा कोकस। कोकस जैसा कि आप जानते हैं कि कोकस हमें कहते हैं कि स्पेरिकल शेप बैक्टीरिया, जबकि स्ट्रेप्टो कहते हैं कि जो कि चेन में रहते हैं, यानी वो बैक्टीरिया जो कि चेन की फॉर्म में रहते हों उनको हम स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया कहते हैं। और जबकि इनकी जो सी फंक्शन है ये नमूनिया काज करते हैं, इसलिए लिहाजा इसका बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। यानी इस एक्सपेरिमेंट में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने इन 1928 में उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उसने बैक्टीरिया को यूज़ किया था। उस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। और जिस पर एक्सपेरिमेंट किया था, जिस ऑर्गेनिज्म पर, वो हमारे पास था माइस, यानी चूहों पर इसने एक्सपेरिमेंट किया था। और अब अगर हम इसकी देखें कि ये एक्सपेरिमेंट या इस एक्सपेरिमेंट में उसने देखा क्या, तो इसने एक्सपेरिमेंट में देखा कि हमारे पास बैक्टीरिया जो सा है वो कोई भी फॉरेन जेनेटिक मटेरियल को अपने अंदर ले सकता है। और इस बेसिस पर उसने देखा कि हमारे पास वो बैक्टीरिया जो कि जेनेटिक यानी फॉरेन जेनेटिक मटेरियल को अपने अंदर लेते हैं वो बहुत, और उनकी जो सी हमारे पास कहते हैं हम उन बैक्टीरिया को जो कि फॉरेन मटेरियल को अपने अंदर लेते हैं, उन बैक्टीरिया को इसने कहा कि ये हमारे पास बैक्टीरिया होता है कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया, यानी वो बैक्टीरिया जिनके अंदर एबिलिटी है फॉरेन जेनेटिक मटेरियल को अपने अंदर लेने की, उन बैक्टीरिया को हम कहते हैं कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया। और इन बैक्टीरिया में हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर पाया जाता है जिसको हम कहते हैं कॉम्पिटेंट फैक्टर। और ये फैक्टर, इसका काम क्या है? इसका काम यह है इस फैक्टर का कि ये जो सी बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है उसको मॉडिफाई करता है और उसको अनेबल करता है कि वो फॉरेन जेनेटिक मटेरियल को अपने अंदर ले और वो जेनेटिक मटेरियल हमारे पास बैक्टीरिया के मेन जेनेटिक मटेरियल के साथ इंटीग्रेट करे और आगे पर फंक्शन को परफॉर्म करे। तो सबसे पहले हमने देखा इसकी अक्रेंस क्या है कि वो बैक्टीरिया जो कि हमारे पास कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया होते हैं जिनमें कॉम्पिटेंट फैक्टर पाया जाता है, उन बैक्टीरिया में ये हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस हो सकता है। अब उसने ये देखा कि हमारे पास जो कि सबसे पहले बैक्टीरिया जिसको यूज़ किया गया वो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया है। तो इस बेसिस पर इसने माइस के अंदर इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने की कोशिश की। तो सबसे पहले उसने क्या किया कि हमारे पास ये जो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया बैक्टीरिया है इसके हमारे पास 2 स्ट्रेन्स होते हैं, यानी जब हम इसको इस बैक्टीरिया को कॉलोनीज में डिवाइड करते हैं तो इसकी 2 कॉलोनीज होती हैं, यानी इसके 2 स्ट्रेन्स होती हैं, टाइप्स होती हैं हमारे पास। एक टाइप को हम कहते हैं आर स्ट्रेन और दूसरी को हम कहते हैं एस स्ट्रेन।
अब हमारे पास जो सी एस स्ट्रेन है ये शाइनी सरफेस होती है, यानी ये शाइनी होती है। और ये शाइनी किस वजह से होती है, हमारे पास इसके अंदर हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ पाई जाती है, एक ऐसा सब्सटेंस पाया जाता है जिसको हम कहते हैं म्यूकोपोलीसेकेराइड, यानी इसमें म्यूको पॉलीसेकेराइड पाया जाता है सेल वॉल में इसकी, जिसकी वजह से इसकी सरफेस जो सा होता है वो शाइनी होती है। एस स्ट्रेन की मैं बात कर रहा हूँ, जबकि आर स्ट्रेन जो है उसके अंदर ये म्यूको पॉलीसेकेराइड्स नहीं पाए जाते, इस वजह से उसकी जो सी सरफेस होती है वो शाइनी नहीं होती। अगर हम इसकी फंक्शन की बात करें तो जो सा एस स्ट्रेन है ये हमारे पास डिसीज कॉजिंग होता है, यानी पैथोजेनिक होता है, जबकि आर स्ट्रेन जो है वो हमारे पास पैथोजेनिक नहीं होता, वो नॉन पैथोजेनिक होता है। तो इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं कि ये एस स्ट्रेन जो है क्योंकि ये डिसीज कॉज करता है, लिहाजा इसको हम कहते हैं वायरुलेंट बैक्टीरिया, वायरुलेंट। जबकि जो सा आर स्ट्रेन है ये डिसीज कॉज नहीं करता, लिहाजा इस बेसिस पर हम इसको कहते हैं नॉन वायरुलेंट, नॉन वायरुलेंट। अब ये जो से मुख्तलिफ दो हमारे पास स्ट्रेन्स हैं स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया के, इन दोनों स्ट्रेन्स को यूज़ करते हुए इस ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और माइस के अंदर इन स्ट्रेन को इंजेक्ट करके देखा कि हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। तो हम इसके अब जाते हैं एक्सपेरिमेंट्स के बारे कि इसने किस तरह से अपने एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया। तो इसके लिए अब हम लिखते हैं यहाँ पर हेडिंग एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स। तो सबसे पहले उसने क्या किया कि पहला एक्सपेरिमेंट जो इसने किया कि ये इसने आर जो सा स्ट्रेन है, आर स्ट्रेन, उसको लिया और उसको इंजेक्ट किया माइस में। तो जब उसने इंजेक्ट किया इस आर स्ट्रेन को माइस में तो रिजल्ट क्या होना चाहिए, मैंने अभी आपको बताया कि जो सा आर स्ट्रेन है वो नॉन वायरुलेंट रहता है, यानी वो डिसीज को कॉज नहीं करता। तो लिहाजा हमारे पास रिजल्ट ये आना चाहिए कि जब उसने आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया माइस में तो हमारे पास, क्योंकि ये कोई डिसीज कॉज नहीं करता, तो हमारे पास जो सा माइस था वो जिंदा रहा, यानी लाइव रहा, उसमें वो उसकी डेथ नहीं हुई, और क्योंकि उसमें कोई भी डिसीज कॉज नहीं हो। जबकि उसने जो सा दूसरा हमारे पास एक्सपेरिमेंट किया, तो दूसरे एक्सपेरिमेंट में उसने ये किया कि हमारे पास जो सा एस स्ट्रेन है, दूसरी टाइप है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया की, उसको उसने इंजेक्ट किया सेम माइस में। उसने देखा कि माइस में कोई तब्दीली आ रही है, वो जिंदा रह रहा है या मर जाता है, या उसमें डिसीज कॉज होती है या नहीं होती। तो जब उसने एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया माइस में तो उसने रिजल्ट ये देखा कि वो, क्योंकि ये जो सा एस स्ट्रेन है ये वायरुलेंट है, डिसीज कॉज करता है, लिहाजा हमारे पास माइस जो सा था वो मर गया, उसकी डेथ हो गई। तो इस बेसिस पर उसको ये कंक्लूजन मिल गया कि इस बात से उसको पता चल गया कि जो सा एस स्ट्रेन है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया का, जो सी एस स्ट्रेन टाइप है वो हमारे पास वायरुलेंट होती है, यानी वो डिसीज कॉजिंग होती है। अब उसने तीसरा एक और एक्सपेरिमेंट किया कि उसने ये किया कि ये जो सा एस स्ट्रेन हमारे पास था जो कि हमारे पास वायरुलेंट था, इसको इसने टेस्ट ट्यूब में डालकर बॉयल कर दिया। अब आपको पता है कि जब उसने उस एस स्ट्रेन को हीट किया, उसको टेम्परेचर दिया, तो उसके अंदर जो सा बैक्टीरिया था वो किल हो गया, यानी ख़त्म हो गया। जब उसके अंदर बैक्टीरिया ख़त्म हो गया तो उसके अंदर से जो सी डिसीज कॉजिंग जीन्स थे वो भी ज़ाहिरी बात है ख़त्म हो गए, जिसकी वजह से इसने उस बैक्टीरिया को, यानी जिसके अंदर से उसने जो कि डिसीज कॉजिंग करने वाले जीन्स थे, उसकी जो सी जीन्स थे उसको उसने ख़त्म कर दिया उसको बॉयलिंग के ज़रिए से। तो उसको इसने नाम दिया हीट किल एस्ट्रेन। तो जब अब इसने उस बॉइल्ड एस्ट्रेन को जिस वक्त इंजेक्ट किया इस माइस में, तो हमारे पास रिजल्ट आपको पता है क्या आना चाहिए, क्योंकि ये जो सा किल एस्ट्रेन है ये हमारे पास डिसीजिंग कॉजिंग एजेंट जो सा है इसके अंदर वो तो ख़त्म हो गया हमारी बॉइलिंग करने की वजह से, लिहाजा हमारे पास माइस जो सा था जिंदा रहा, वो मरा नहीं। और जब इसने एक और चौथा एक्सपेरिमेंट जब किया तो इस चौथे एक्सपेरिमेंट में इसने क्या किया कि हमारे पास ये हीट किल एस्ट्रेन था जो कि इसने बॉइलिंग की वजह से हासिल किया था, जिसके अंदर से इस पैथोजेनिसिटी की जो सी एबिलिटी थी वो ख़त्म की इसने बॉइलिंग की वजह से। तो इसको जब इसने कंबाइन किया हमारे पास आर स्ट्रेन से, तो इसने देखा कि अगर आप भी यहाँ पर गौर करें तो हमारे पास हमारा जो जहन कहता है वो यही होता है, कहता है कि हमारे पास एस स्ट्रेन, तो ज़ाहिरी बात है इसके अंदर तो
ये तो है ही नॉन वायलेंट है, ये तो डिसीज काज कर ही नहीं सकता हमारे इसमें। जबकि हीट किल एस्ट्रेन जो सा है उसके अंदर से भी हमने बॉइलिंग की वजह से उसके अंदर से डिसीज कॉजिंग जो सा एजेंट था, जीन थी, वो हमने ख़त्म कर दी बॉइलिंग की वजह से। तो लिहाजा हमारा एग्जाम ये कहता है कि जब ये इन दोनों को कंबाइन करके उसने इंजेक्ट किया माइस में, तो माइस जिंदा रहना चाहिए, मरना नहीं चाहिए। लेकिन वो भी सरप्राइज हुआ क्योंकि उसने रिजल्ट जो सा देखा, उसने देखा कि माइस हमारे पास डेथ होगी माइस की। अब इस बेसिस पर उसने देखा कि जब हीट किल एस स्ट्रेन जो से हैं वो आर स्ट्रेन के साथ उसने जब कंबाइन करके इंजेक्ट किए, तो उसने देखा कि हमारे पास माइस मर गया। तो इस बेसिस पर उसने फर्दर स्टडी की और देखा कि किस तरह से ये हमारे पास डेथ हो रही है माइस की। और इसके लिए मैं दूसरा पेज यूज़ करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, जब उसने हीट किल एस स्ट्रेन को आर स्ट्रेन के साथ मिक्सअप करके कंबाइन करके जब माइस में इंसर्ट किया, तो उसने देखा कि माइस की डेथ हो गई है, जिससे उसको बड़ा ही सरप्राइज हुआ क्योंकि हमारे पास जो सा आर स्ट्रेन है और हीट किल्ड एस स्ट्रेन है, दोनों ही नॉन पैथोजेनिक है क्योंकि उसके अंदर जिस वक्त हम एस स्ट्रेन को हीट अप करते हैं, बॉयल करते हैं, तो उसके अंदर से वायरुलेंसी का जो सा करेक्टर होता है, पैथोजेनिसिटी का जो सा करेक्टर होता है, वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन उसने एक सरप्राइजिंग रिजल्ट देखा कि हमारे पास माइस की डेथ हो गई। तो इस बेसिस पर उसने फर्दर स्टडी की और साथ में ये जानने की कोशिश की कि हमारे पास जेनेटिक मटेरियल डीएनए है या प्रोटीन है। तो उस बेसिस पर उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, जिसको मैं आपको यहाँ पर ड्रामेटिकली समझाने की कोशिश करूंगा। और इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको ईटा और नीट के हवाले से जितने भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स के हवाले से, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपके लिए कवर करूंगा। तो आपने वीडियो को पूरे आखिर तक देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करना है। तो अब उसने ये देखा कि हमारे पास उसने दो बैक्टीरिया ले, एक आर स्ट्रेन बैक्टीरिया और दूसरा एस स्ट्रेन। और आपको दोनों को मैं आपको बता चुका हूँ कि जो दोनों स्ट्रेन्स हैं स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया के। अब जब उसने आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को लिया, तो आपको पता है कि आर स्ट्रेन के अंदर भी अपना उसका जेनेटिक मटेरियल मौजूद है, जबकि हमारे पास जो सा एस स्ट्रेन है उसके अंदर भी उसका अपना जेनेटिक मटेरियल मौजूद है। तो जब उसने इस एस स्ट्रेन को हीट किया, बॉयल किया टेस्ट ट्यूब में, तो उसने ये देखा कि ये जो सा एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है ये यहाँ से डिस्टर्ब हो गया इसका स्ट्रक्चर, क्योंकि आपको पता है कि डीएनए स्टेबल है, स्टेबल एक मॉलिक्यूल है कि जो कि किसी भी बॉइलिंग से, किसी भी टेम्परेचर देने से डीनेचर नहीं होता, वो अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखता है। हालांकि उसके जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखता है। जबकि जो सी प्रोटीन है वो बिल्कुल जिस वक्त भी उसको हीट दी जाए, उसको टेम्परेचर दिया जाए, उसको रेडिएशंस दी जाए, तो वह बिल्कुल डीनेचर हो जाती है। तो यहाँ पर भी यही फिनोमेना हुआ, जब उसने टेम्परेचर दिया इस एस स्ट्रेन को बॉयल किया टेस्ट ट्यूब में, तो उसने देखा कि हमारे पास जो सा डीएनए है इस बैक्टीरिया का वो तो वहीं पर मौजूद रहा, लेकिन जो सी इर्द गिर्द हमारे पास सेल वॉल थी जो कि प्रोटीन की थी, वो बिल्कुल डीनेचर्ड होगी और एक सोल्यूशन में उसके थोड़े से सब्सटेंस रह गए, यानी बिल्कुल वो डीनेचर हो गई, ब्रेक हो गई। और साथ में जो सा एस स्ट्रेन था उसने भी उसको साथ लिया। अब यहाँ पर ये मेन प्रोसेस अब होगा, मैं स्टार्ट करने लगा हूँ कि यहाँ पर ये जो सी हमारे पास डीएनए जो सा है जो कि सोल्यूशन में अभी भी मौजूद है, बॉइलिंग करने के बाद वो ये सोल्यूशन, ये डीएनए जब इंटर हुआ एस स्ट्रेन में, उसने इंटर किया, तो उसने देखा कि जब ये नेकेड डीएनए जो कि सोल्यूशन में मौजूद है, जब ये ट्रांसफर हुआ यहाँ से आर स्ट्रेन में, तो इस प्रोसेस को उसने नाम दिया ट्रांसफॉर्मेशन का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसको आपने ध्यान में रखना है, अच्छी तरह से समझना है, जिसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और यहाँ पर ये जो सा आर स्ट्रेन का अपना जो सा डीएनए है इसको हम कहते हैं एंडोजीनोड, जबकि जो सा नेकेड डीएनए जो कि फॉरेन डीएनए है जो कि यहाँ से आर स्ट्रेंडर के अंदर गया उसको हम कहते हैं हेक्सोजीनोड। अब जब ये नेकेड डीएनए इस आर स्ट्रेन के अंदर गया, तो आपको जाहिर बात है, अब जब ये इसके अंदर गया तो इसने मेन आर स्ट्रेन के डीएनए के साथ इंटीग्रेशन की, यानी उसके साथ ये अलाइन हो गया, उसके साथ मिल गया। तो ये हमारे पास आर स्ट्रेन का अपना डीएनए है, जबकि दूसरा हमारे पास ये जो सा फॉरेन नेकेड हमारे पास
बैक्टीरिया है वो जिस वक्त अंदर गया तो वो इसके साथ इंटीग्रेट कर गया। तो ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाता है। अब आपने समझना है कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या, अगर आपसे कोई भी पूछ ले कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं द ट्रांसफर ऑफ नेकेड और फॉरेन डीएनए इनटू द अदर बैक्टीरियम इज कॉल्ड थ्रू अ मेम्ब्रेन इज नोन एज सेल वॉल, सॉरी कह सकते हैं आप, कि यानी नेकेड डीएनए का, फॉरेन डीएनए का सेल मेम्ब्रेन की थ्रू हमारे पास किसी भी बैक्टीरिया के अंदर जाने को हम कहते हैं कि उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। और जोन सा हमारे पास नया रिकम्बिनेंट डीएनए बनता है उसको हम नाम देते हैं पार्शली जाइगोट, या जिसको हम कहते हैं पार्शली डिप्लॉयड जाइगोट। और हम इसको एक और नाम भी देते हैं जिसको हम कहते हैं मीरोजाइगोट। तो एक और नाम से हमारे पास आ गया मीरोजाइगोट। यानी जिस वक्त नेकेड फॉरेन डीएनए आर स्ट्रेन के अंदर गया तो जब वो आर स्ट्रेन के मेन डीएनए के साथ इंटीग्रेट किया, उसके साथ अलाइन हुआ, तो जो सा हमारे पास रिकम्बिनेंट डीएनए बना उसको हम कहते हैं पार्शली डिप्लॉयड जाइगोट, या जिसको हम मीरोजाइगोट भी कहते हैं। अब ये प्रोसेस आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज़ को कहते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं कि फॉरेन डीएनए का सेल मेम्ब्रेन की वजह से किसी भी बैक्टीरिया में चले जाना। तो इस बात को तो आप समझ गए होंगे कि हमारे पास किस वजह से हमारे पास डेथ हुई माइस की। वो इस वजह से हुई कि ये जो सा एस स्ट्रेन था उसकी जो सी डीएनए था जिसमें हमारे पास वायरुलेंसी का कैरेक्टर मौजूद था, जब वो ट्रांसफ़र हुआ तो जाहिर बात है हमारे पास ये जो सा वायरुलेंसी का कैरेक्टर था वो यहाँ से एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में कन्वर्ट हुआ, जिसकी वजह से माइस की डेथ हो गई। लेकिन आप यहाँ पर ये बात सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हमें कैसे पता चलता है कि डीएनए जेनेटिक मटीरियल है या प्रोटीन। तो इसने ये देखा कि क्योंकि यहाँ पर हमने जब बॉयल किया एस स्ट्रेन को तो फिर उसका डीएनए मौजूद रहा, जबकि उसकी जो सी प्रोटीन थी बिल्कुल डी नेचर होगी, ख़त्म हो गई। तो इस बेसिस पर जाहिर बात है जब वायलेंसी का कैरेक्टर इसमें मौजूद है तो वो वही इसको पिकअप करेगा जो कि चीज़ इसमें मौजूद होगी, जो कि जेनेटिक मटीरियल होगा। तो लिहाजा यहाँ पर क्योंकि डीएनए मौजूद है जिसने यहाँ से कैरेक्टर को ट्रांसफ़र किया, तो लिहाजा यहाँ पर कंक्लूजन हो गया, हमारे पास ये रिजल्ट निकल आया कि डीएनए ही हमारे पास जेनेटिक मटीरियल है। तो इस बेसिस पर इसने फाइंड किया, कंक्लूड किया कि हमारे पास डीएनए ही जो सा है वो जेनेटिक मटीरियल है। तो इस तरह से उसने देखा कि डीएनए हमारे पास जेनेटिक मटीरियल है। अब ये जो सा बैक्टीरिया है जिसके अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए मौजूद है, इसको नाम दिया गया ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया। अब हमारे पास क्योंकि बैक्टीरिया जो कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में मदद करते हैं वो बैक्टीरिया होने चाहिए कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया, जिनमें कॉम्पिटेंट फैक्टर पाया जाए। अब ये कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया कब होते हैं, कौन से बैक्टीरिया होते हैं? तो ये कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया की भी एक लाइफ होती है, किसी टाइम के लिए वो ऐसे एबिलिटी उनके अंदर पैदा होती है कि वो फॉरेन पार्टिकल को अंदर लेते हैं। तो ये हमारे पास एबिलिटी के फॉरेन पार्टिकल को अपने अंदर लेना, इन बैक्टीरिया को हम कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया कहते हैं। और ये बैक्टीरिया हमारे पास बन सकते हैं दो तरीक़ों से, कि हम किसी भी बैक्टीरिया को जब हम देंगे कैल्शियम क्लोराइड प्लस हीट शॉक देंगे उसकी सेल मेम्ब्रेन पर, तो हमारे पास कोई भी बैक्टीरिया जो सा है वो कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया बन सकता है और उसके अंदर ये एबिलिटी पैदा हो सकती है कि वो फॉरेन डीएनए को अपने अंदर इंसर्ट करके हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस करे। तो इस तरह से उसने ये एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और बताया कि हमारे पास डीएनए जेनेटिक मटीरियल है। लेकिन उस वक्त जो कि साइंटिस्ट थे मुख्तलिफ, उन्होंने कुछ डिबेट ये भी की कि ज़रूरी तो नहीं है यहाँ पर डीएनए ही हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक को ट्रांसफ़र कर रहा हो और जेनेटिक मटीरियल के तौर पर यूज़ हो। उन्होंने कहा क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन क्योंकि थोड़ी बहुत सोल्यूशन में मौजूद है, क्या पता इसने ही कुछ करके हमारे पास इस कैरेक्टर को ट्रांसफ़र किया हो। तो यहाँ लिहाजा इस प्रोसेस पर, इस बात पर कुछ डिबेट हुई और मुख्तलिफ साइंसिस्ट ने मुख्तलिफ तरीक़ों के एक्सपेरिमेंट किए, जिसके बाद एक हमारे पास एवरी था जिसने एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद हमारे पास हेनरी और चेस ने एक्सपेरिमेंट किया, जिसकी बुनियाद पर उसने देखा कि डीएनए ही हमारे पास जेनेटिक मटीरियल है। तो अब अगर मैं आप इसको इस
के यूजेस बताऊं कि इस ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया के यूजेस क्या हैं, तो इसके बहुत सारे यूजेस हैं और स्पेशली ये यूज़ होता है हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जिधर ये मुख्तलिफ किस्म के अपने फंक्शंस को परफॉर्म करता है और मुख्तलिफ चीज़ों में ये यूज़ होता है। अब क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था वीडियो के दरमियान में कि मैं आपको नीट और ईटा के हवाले से और किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस के हवाले से भी बताऊंगा, तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो मुख्तलिफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया शुरू में कि हमारे पास जो सी एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन है उसमें डिफरेंट क्या है कि एक स्ट्रेन हमारे पास शाइनी होती है, जबकि हमारे पास दूसरी जो सी होती है उसकी सरफेस वो नॉन शाइनी होती है, यानी शाइनी नहीं होती। वो किस बेसिस पर होती है? क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हमारे पास एस स्ट्रेन में से या आर स्ट्रेन में से कौन सी सेल वॉल हमारे पास शाइनी होती है। और आपको पता है कि मैंने आपको बता दिया है कि एस स्ट्रेन हमारे पास शाइनी होती है, और आपको मैंने वजह भी बताई क्यों होती है, क्योंकि वहां पर म्यूकोपॉलीसैकेराइड पाया जाता है जिसकी वजह से इसकी सरफेस शाइनी होती है। और आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि हमारे पास एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन में से दोनों में से वायरुलेंट कौन सा है, पैथोजेनिक कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास एस स्ट्रेन जो सा है वो पैथोजेनिक है, जबकि आर स्ट्रेन जो सा है वो नॉन पैथोजेनिक नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया है। तो हमारे पास बहुत ही मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन बन सकते हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसा कि हमारे पास वो पूछ सकता है कि रिकमेंडेड डीएनए जो सा है आखिर में जो सा बनता है उसका नाम क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो हमारे पास होता है पार्शियली डिप्लॉयड जाइगोट, जिसको हम मीरोजाइगोट भी कहते हैं। तो लिहाजा आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मैं कोई भी वीडियो डालूँ को आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर किया जाए, क्योंकि हमें इससे पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो कितनी अच्छी लग रही है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।